मेरा भाई अब नहीं तो कब पढ़ोगे। लास्ट टाइम हमें किन किन बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, किस चैप्टर को कितने मार्क का पूछा गया है, ये सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। जो हमारा फॉर्मूला सीट होती है बेटा, इस फॉर्मूले सीट को आप पूरी तरीके से टैकल करिए और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको बनाकर उनको निचोड़िए। व्हाट अपन वेन, हाउ टू ऑब्टेन, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछेगा। जब वो क्वेश्चन बना रहा होता है तब हमारे माइंड में वो बात क्लिक नहीं करती। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे कंटिन्यू लगातार, ऐसा अपन सोचते हैं। तो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जैसे ही हमारी डेट शीट लॉन्च हुई, डेट शीट लॉन्च होने के बावजूद भी कुछ बच्चे तो हैं कि ये सोच रहे हैं सर अब नहीं तो अब नहीं तो अब। मेरा भाई अब नहीं तो कब पढ़ोगे, पढ़ना शुरू कर दो। और सबसे पहले तो हमारे मन में जो ये डाउट आता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता दो गुरुजी, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, मतलब वो जो ज्यादा आते हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना एक पूरा होल केमिस्ट्री का आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन का वीडियो दे दिया जाए कि जो हमारा प्रॉपर से प्रॉपर जितना भी कंटेंट पूछा जाता है पर चैप्टर वाइज, जो हमारी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जो भी है सारा का सारा कवर अप करते हुए एक वीडियो में सारा का सारा चीजें क्लियर हो जाए। चलिए भाई, इस बात को हम थोड़ी सी परचम लहराते हैं। तो आप सारे के सारे जानते हो यूपी बोर्ड क्लास 11 और केमिस्ट्री का आज हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात आती है कुछ यूं कि हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना चाहिए, एग्जाम में ये आने की पॉसिबिलिटी आती ही आती है। आइए देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि सर हम क्या मतलब लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम हमें किन किन बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है बेटा कि सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। याद रखो, सबसे पहले आपका एक जो सिलेबस है उस होल सिलेबस को आप देखिए, आपका कौन सा सिलेबस है और किस सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी में किस चैप्टर को कितने मार्क का पूछा गया है। ये सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि एक होता है हमारा शार्प दिमाग, मतलब हम ये कहते हैं कि एक होता है घोड़ा, एक होता है गधा। तो इसमें क्या होता है भाई, खच्चर जो होता है मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन बेटा आप देखे होंगे मेहनत तो बहुत होता है, मेहनताना नहीं मिलता उससे। लेकिन स्मार्ट वर्क जो आप लोग आज की डेट में कर रहे हो उस तरीके से पहले टैकल करिए। मतलब अगर हम बात को ध्यान से समझे तो यहां पर एक टोन जरूर समझ में आती है गुरुजी आपकी, कि सबसे पहले सिलेबस का वो इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द सेंस ऑफ कौन चैप्टर कितने मार्क का है पर सिलेबस, आपको यही पता होना चाहिए। फिर बात ये आती है सर जी हमारे वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, सिलेबस तो सर पता चल गया, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं तो आप लोग, हमने तो आपको सारा का सारा पढ़ाया ही है, उस आपको जो स्टडी नोट्स हैं उनको आप पूरी तरीके से अच्छे लेवल से तैयार करिए। जब आप वो आपका वो दायरा कंप्लीट हो जाता गुरुजी, तब आप अपने नोट को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप सारे के सारे प्रैक्टिस यूपी बोर्ड सैंपल पेपर जो आपको बहुत सारी जगहों पे, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे कुछ जूनियर्स भाई बहन थे पढ़ के निकले, उनके पेपर PYQ निकालिए, जो आपके गुरुजी ने निकाला होगा, पढ़ाया होगा, उससे ही सारी की सारी चीजें मिल जाती। पहले सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ढूंढो, इसके बाद सिलेबस बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, नोट्स को प्रिपेयर करो और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। फिर बेटा बात ये आती है, रेगुलर आपका कहीं ना कहीं ब्रेक होना बहुत जरूरी है। रेगुलर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब आप रेगुलर ब्रेक लेंगे बेटा, एक बात याद रखो, रेगुलर ब्रेक के साथ साथ आप लोगों को रेगुलर रेस्ट मिलना चाहिए और आपको प्रॉपर तरीके से बेटा, प्रॉपर तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको बेटा सारी की सारी चीजें टाइम टेबल के हिसाब से एक पर लेक्चर को, पर ऑर्गेनिक, फिजिकल और जो हमारा जो भी इनऑर्गेनिक का दायरा होता है पर को सभी को सब में आप डिवाइड कर दो कि हमें किस तरीके से क्या लेके चलना है और कैसे कैसे हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट बनाना है। तो बेटा
पढ़ने का तरीका भी हमारे स्मार्ट तरीका ही ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से ढूंढना है। अब बात ये आती है कि यहां तक की बात तो गुरुजी हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं आप सारे के सारे बच्चे जानते हो, और पर चैप्टर कितने मार्क का ये भी आपको पता है। तो ये बातें हमें बिल्कुल डिस्कशन नहीं करनी, हमें डिस्कशन ये करना है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पर चैप्टर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। सर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है जिसको आप लोग कहते हो बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके गुरुजी ने यानी कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, बहुत ही लेंथी लेक्चरों में कवर कराया था। इसी के साथ ही साथ ये इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। गुरुजी अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वो दायरे हैं कि यहां से बेटा आपकी थ्योरी बनती है। थ्योरी के साथ साथ हमारे न्यूमेरिकल का वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट बनता है। तो मैंने आपको हर जगह हर एक बैच में जहां जहां मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल, सारा का सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कराई है। तो ये आप सारे के सारे देख सकते हो। हिंदी में बोले तो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज, राउल्ट के नियम, हेनरी का नियम और अणुसंग गुणधर्म, जिसमें हमने हिमांक में अवनमन, उन्नयन, जिसको आप डिफ्रीजिंग और आपको ये सारा का सारा पार्ट पढ़ाया गया। इसमें सारे के सारे हमने डिस्क्राइब किए थे फार्मूले को किस तरीके से कौन बनता है, ये सारा का सारा आपको देखना होगा। तो इसमें से आप फिजिकल में एक आपका काम होना चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला सीट होती है बेटा, फॉर्मूला सीट होती है, इस फॉर्मूले सीट को आप पूरी तरीके से टैकल करिए और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको बनाकर उनको निचोड़िए। और फिर जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो, उस न्यूमेरिकल के दौरान इन्हीं थ्योरी पे वो क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग में बनते हैं। तो हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए, बताओ हिमांक में अवनमन, डिफ्रीजिंग और फ्यूजन पॉइंट पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डाल दिया, तो आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए पर्टिकुलर किस तरीके से काम करना है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। ये भी हमारा फिजिकल का ही पार्ट है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेटा इसमें वो कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रोल प्ले करते हैं, जैसे शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कोल-राउस लॉ क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इनको पढ़ना है। हमारे पास जिसको हिंदी में बोलते चालकत, विशेष चालकत, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, कोल-राउस लॉ और इलेक्ट्रोड, ये वो सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। तो इसमें से वो टॉपिक आपको बेहद अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कब कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इनसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई थी। अभी और भी टॉपिक हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन विभव, यानी कि जिसको आप SHE कहते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ो बेटा। इस तरीके से हमारा EMF पढ़ाया गया था, EMF यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसी के साथ साथ नियरेस्ट इक्वेशन पढ़ाई और हमने सेल पढ़ाई। इनके वो टॉपिक्स हैं, इनको आपको कवर अप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेस फंडा होता है। इन सभी के आप लोगों को न्यूमेरिकल भी लगानी चाहिए। हमने बहुत सारे ढेरों न्यूमेरिकल कराए, आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं आपके YT पे भी आपके सारे के सारे फिजिकल कमेंट करेंगे। सारे के सारे बच्चे अगर ये बोलेंगे कि हमको सर जी फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल चाहिए, तो मैं आपको एक लेंथी वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन में दे दूंगा। फिर हमारे पास आता है रासायनिक बलगत जिसको आप कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है गुरुजी, ये भी फिजिकल का पार्ट है। इसमें वो कौन कौन सा दायरा जो इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहले कोटि और आणविकता, यानी कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमने आपको अच्छे से डिफाइन कराया। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका आप लोगों को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है करेक्टर मतलब फर्स्ट प्रथम कोटि की मतलब अभिक्रिया, जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका बेटा डेरिवेशन आना चाहिए। अब हमारे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इससे रिलेटेड आपको फार्मूला याद आया बेटा, K बराबर 2.303। याद करो बेटा उस दिन और उस समय जो T बराबर हम लोग कहा करते हैं, तो बेटा यहाँ पर log
log a अपॉन में a माइनस एक्स, याद आया, ये हमारा क्या होता था r और ये हमारा क्या होता था, ये हमारा r नॉट, ये क्या होता था r, यानी कि हमारा ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल। तो इनसे रिलेटेड भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने तो बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते। हमारी हाफ लाइफ थी पर स्यूडो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर जो हमारी है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, आभासी एकाणु अपक्रिया और अर्धायु। तो ये जो अर्धायु है इससे रिलेटेड भी हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेटा कराए थे, याद आया होगा। टी हाफ बराबर क्या होता है बेटा 0.693 अपॉन में क्या होता है बेटा 693 और यहाँ पर होता है बेटा के। इनसे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन कराए, इनसे भी आपको एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा देखने को मिल सकती है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, अब हमारे पास यहां तक का दायरा खत्म, ये इनमें ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट, जिसको आप कहते हो इनऑर्गेनिक, जिसको बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि हम किस तरीके से याद करेंगे, वो कौन सा दायरा होना चाहिए कि जो हमें याद कराया जाए कैसे। तो आप सारे के सारे बच्चे जान रहे जो हमसे जुड़े हुए और अभी लगातार बराबर पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आप सारे के सारे ये बात को जानते हैं कि गुरुजी जब पढ़ा रहे होते हैं इनऑर्गेनिक, आप सारे के जो बच्चे मेरे से पर्सनली पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ऑर्गेनिक रटा नहीं जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट का अगर हमें पीछे का उसका बैकग्राउंड पता चल जाए, अगर उसकी नस पता चल जाए, तो भाई क्या कठिन क्या इजी कुछ नहीं होता, हम यूं ही कर लेते हैं भाई। आप देखो यहां पर सबसे पहला आता है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, ये जो भी आपको चैप्टर देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा वो पार्ट है जो हमारा पहला चैप्टर है जो डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक का है। इनऑर्गेनिक में देखो सबसे पहले हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं होती, बट आप सारी की सारी चीजें ध्यान से समझिएगा तो आपको वेरिफिकेशन सारी तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आप डी ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लो, डी ब्लॉक के साथ आप इसको एफ ब्लॉक को पढ़ लो। इसमें लैंथेनाइड और इसी में बेटा याद रखना जो हमारा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनाइड जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि इसको भी आपको पढ़ना है ना बेटा। और इसी में हमने आपको दो पार्ट और पढ़ाए थे, है ना बेटा, K2Cr2O7 और MnO4, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। इसको भी हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था। ये भी हमारा कहीं ना कहीं इनसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिएक्शन नंबर ऑफ बनती थी, इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है ना बेटा। तो इसमें जो कुछ डी एंड एफ ब्लॉक की कैरेक्टर है ना, लक्षण है, इनको अच्छे से पढ़ना। जैसे हमारा आयनिक है ना, हमारा एटॉमिक है, रेडियस कब घट रही कब बढ़ रही, उसमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहा है, वो एक एक दायरा आपको कंप्लीट करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, जिसमें आपको फार्मूला पढ़ा था रूट में क्या म्यू बराबर क्या होता है, तो रूट में Nn+2, इनसे रिलेटेड भी सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो डी एंड एफ ब्लॉक यही खत्म हो जाता। आइए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, हमारा कौन सा है, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले VBT, CFT है ना, और बर्नर थ्योरी है, IUPAC, बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं। और आइसोमेरेज में भी इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले सेक्शन में जो हमारा पार्ट बनता है, जिसको आप लोग कहते हैं आइसोमेरेज, जैसे इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको आप कहते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का जो नामकरण होता है बेटा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा अपन लोग क्या कहते हैं, जिसको हम VBT कहते हैं, ये हमारा VBT हुआ, जिसको हम संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT इसको लिखाया गया। ये बेटा हमारा शॉर्ट में हुआ, जिसको अपन CFT कहते हैं, और ये हमारा बर्नर्स थ्योरी हुआ। अब इसमें ये पहला IUPAC एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों तरीके से आना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर से उसका नाम बनाना, नाम बनाने से स्ट्रक्चर, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। एग्जाम में कभी भी कैसे भी पूछ सकता है, बट हम अपने लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे तैयार हैं। बोलो भाई क्लियर है ना। तो ये वो दायरा है जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको इतनी बातें बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से हमें टॉप मारना है। आइए भैया, जो हमारी बात हो गई ये अब सबसे बड़ा दायरा है, इसको देखकर ही बच्चे का मुंह बन जाता है, इसको देखकर ही बच्चे का मुंह बन जाता है। जैसे उसने इनऑर्गेनिक देखी, वो कहता गुरुजी सब कुछ तो हो जाता है, सॉरी सब कुछ तो हो जाता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होती। ऑर्गेनिक देख के ही बेटा हमारा मुंह बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जब आपका ये मुंह बना था तो एक्चुअल में देखने लायक था, क्योंकि आप पढ़ तो रहे नहीं थे। अच्छा, ऑर्गेनिक का एक सिंपल सा तरीका होता, मैं आपको बता दूं। किसी भी पार्ट का, जैसे मान लेते फॉर एनी एग्जांपल, मैंने पढ़ाया आपको एथिल ब्रोमाइड, ठीक है भाई, एथिल ब्रोमाइड पढ़ाया, या मान लेते मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी डाई एथिल ईथर पढ़ाया, मैंने आपको एसीटोन पढ़ाया, मैंने आपको कोई भी एक ऐसी चीज पढ़ाई जो एक कंपाउंड है
उस कंपाउंड से उसकी प्रॉपर्टीज हैं, बनाने के लैब मेथड है, उसके हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके यूसेज हैं, ये सारा का सारा दायरा देखने को मिला। अब पता चला कि हमने आपको कोई भी रिएक्शन पढ़ाई, उसमें से एक रिएक्शन निकल के आई जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन। अब मेरे माइंड में चल रहा है ये भाई वुड्स रिएक्शन क्या है, तो एक्चुअल में वुड्स रिएक्शन तो कुछ था नहीं, उस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर वुड्स रिएक्शन पढ़ाया गया था। तो ये जो नेमिंग रिएक्शन बनती है, हाउ टू ऑब्टेन बनता है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन बनता है, कंप्लीट द रिएक्शन बनता है जिसको आप कन्वर्जन कहते हैं, ये सारा का सारा मिला के कुल मिला के कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन होता है किससे क्या बना, कब बना, क्या क्या मिलाया गया, तो बेटा सिंपल सा फंडा ये होता है कि जब भी आपका वो टीचर ने वो सारी की सारा दायरे पढ़ाए थे, जो केमिकल, फिजिकल और सारी की सारी प्रोसेस आपको बनाने के जो कैरेक्टर्स थे, सारी की सारी चीजें बनाई थी, उनसे ही क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। कैसे प्राप्त करोगे, बच्चा डर गया, बच्चा डर गया भैया किस तरीके से बना रहा है और किसके साथ कैसे बनेंगे, तो ये वेरी इजी होते हैं, बट हमारे माइंड में जो टैकल करता है वो ये करता भाई हमसे हो नहीं रहा। तो आपको वो बेसिक रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो आप सारे के सारे जानते हो कि पहला जो टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, ये हमारा जो भी टॉपिक है ये हमारा कौन सा है भाई, ये सबसे पहले ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आता है, जिसको हम चैप्टर नंबर हम कह सकते हैं, ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा होगा, 6 होगा। तो 3 फिजिकल के हो गए, 2 इनऑर्गेनिक के, 5 चैप्टर वो हो गए, 5 ये अकेले ऑर्गेनिक का है। इसका मतलब आपका 50% ओवरऑल किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक का। अब अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में हमारी ध्यान से देखो बेटा, जैसे एथिल ब्रोमाइड ये एक टॉपिक है, हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन एक ये टॉपिक है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म एक टॉपिक है, हमारे पास यहां पर मिल जाए SN1 और SN2, ये हमारी जो रिएक्शन है ये आपकी मतलब SN1 इस तरीके से लिखते हैं, SN1 और SN2 जो रिएक्शन है वो। इलेक्ट्रोफिलिक यहां पर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको आप इलेक्ट्रॉन स्नीप प्रतिस्थापन क्रियाएं कहते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इनकी हमने आपको मैकेनिज्म भी करवाई अच्छे तरीके से, किस तरीके से बनती है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी में आपकी बोझ रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ वो रिएक्शन है जो मैंने आपको सैंपल दे दिए, जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है, जो बच्चे कुछ बैचों में जोड़े हुए है ना बेटा, याद आया होगा, जो हमारी कुछ नेमिंग रिएक्शन है, ये वो नेमिंग रिएक्शन है जो आपके एक्चुअल में इस चैप्टर के अंतर्गत पहले देखने को मिल जाती है। और देखो जो हमारी केमिकल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो हमारी केमिकल की प्रॉपर्टी होती है जिससे आप केमिकल प्रॉपर्टीज बनाते हो या जो रिएक्शन बनाते हो, तो जब भी आप रिएक्शन बनाते हो तो रिएक्शन बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है कि जो दी गई प्रॉपर्टीज है, कही गई बात है, वो कहीं ना कहीं एक ही जगह हर बार वही रिपीटेशन होता रहता है, बट हम हर बार भूल जाते हैं, है ना बेटा। तो जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, किसको क्या जोड़ने पर क्या घटता है, किसको क्या घटाने से क्या और जुड़ जाता है, किसको क्या हमने रिडक्शन कराया तो कब क्या जुड़ेगा क्या निकलेगा, कब H2SO4 कंसंट्रेट लेते हैं तो क्या रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ वो प्रॉपर्टी हैं जो गिनी चुनी है, जो हर बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आपको पता है आप हमारे बहुत ही अच्छे होनहार छात्रों में आते हैं। इसी में हमारी बुर्ज फिटिंग है, डार्जेन है, उनसुडीकर है, हेलोफॉर्म है, सिंडमेयर है, हाँ व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन। तो ये 2 पार्ट इसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपने किया और इसमें ये वाला जो आपने किया था, ये वाला, इनसे ही हमारा ये व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछेगा। बस वो जब वो क्वेश्चन बना रहा होता है तब हमारे माइंड में वो बात क्लिक नहीं करती, वो बस घुमा के पूछ देता है। जब वो घुमा के पूछ रहा होता है तो हम डर जाते हैं। एक्चुअल में सारी रिएक्शन आपको ध्यान से देखनी होगी मेरे भाई। तो ये वाला दायरा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब एल्कोहल और फिनॉल है और ईथर है, तो अगर हम एल्कोहल और फिनॉल और ईथर की बात करें, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, फिनॉल ये हमारा क्या बेटा, फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करें तो अगर आप इसको देखेंगे बेटा, तो पहली बात ध्यान सुनो, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा सबसे पहले फिनॉल है, डाई एथिल ईथर है बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये टॉपिक में जाए तो ये बेटा हमारा क्या बेटा, ये फिनॉल है। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से भी देखने को मिलता है, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर है। विलियम सिंथेसिस है जिसको आप विलियम संश्लेषण कहते हैं, ये हमारी नेमिंग रिएक्शन में बनती है। राइमंड टीमैन है बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है अल्कोहल के आना चाहिए। अल्कोहल की जो आपको आईयूपीएसी पढ़ाई गई थी छोटी छोटी, वो आईयूपीएसी मिल जाना चाहिए, कैसे भी पूछ सकता है 1 नंबर के लिए। हमारे पास कोलबेस सिमिट रिएक्शन पूछ लेता है, तो कोलबेस सिमिट रिएक्शन भी हमारे पास माइंड मेकअप करनी चाहिए,
है ना मेरे भाई। तो ये वो वही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है इसमें। ये जो व्हाट हैपेंड व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन है, ये वही है जो हमने यहां पर बेटा टॉपिक लिए थे, ये टॉपिकों से निकाल कर ही बना देते हैं। तो आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रिएक्शन का दायरा क्या होगा, जरा एक बार ध्यान से देखना। आप एक ऐसा मतलब अगर आपको ये विश्वास ना हो रहा हो कि गुरुजी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो आप एक ना क्वेश्चन बैंक निकालना या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर उनको आप मैच करिएगा, फिर आप इनसे मैच करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि गुरुजी सही कह रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि चैप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देखने की कोशिश करें, देखते हैं हमारा क्या क्या। सर इसमें जैसे हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा एसीटोन है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो ये सारे के सारे वो टॉपिक है जो हमारे एक्चुअल में उनके अंदर पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, किस तरीके से बना, फिर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज। जो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, बनाने की विधियां पढ़ी, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ा, इन दोनों को समराइज कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन, यहीं से मिलेगी। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पर एल्डोल संगनन है, कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। किस में आती है बेटा, ये हमारी नेमिंग रिएक्शन में आती है, बहुत ज्यादा पूछी गई है, ये आपको याद रखना। हमारे पास क्लीमेंशन है, डिकार्बोक्सिलेशन है, एस्टरीफिकेशन है, हमारे पास शिमिट है, ये सारी की सारी भी हमारी कौन सी है बेटा, नेमिंग रिएक्शन है। तो ये वो नेमिंग रिएक्शन है जो हमने पर चैप्टर से निकाली है। अब यहाँ पर आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन। तो बेटा यहाँ पर ये जो हमने पढ़ाया, ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हमारा स्टूडेंट इस बात को, मेरा भाई मेरी बहन, यहां से अच्छे से अगर आप देखोगे, तो आपके माइंड में ये टैकल कर जाएगा कि गुरुजी कुछ नहीं, केमिस्ट्री हलवा है, हलवा हमने बताया था, आपके भाई ने बताया था, आपने यूं तोड़ दिया भाई। ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त का मतलब है कि नाइट्रोजन जब जुड़ जाता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो एक एमीन फॉर्मेट करता है। मतलब ऐसा आप लोग कह सकते हो, गुरुजी इसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं, इसको अपन एमीन नाम से जानते हैं। तो एमीन नाम भी प्रचलित है, खैर छोड़ते हैं इस बात को, आगे बढ़ो। इसमें आप लोग पढ़ेंगे एथिलेमीन या आप एनिलीन पढ़ें। एनिलीन आप देख सकते हैं, ये जो हमारा है कुछ इस तरीके से आप देखोगे, ये बेटा एनिलीन है। इसमें आपकी ये है, ये है, ये है, ये सारी की सारी वो रिएक्शन है जो आपको नेमिंग रिएक्शन की कैटेगरी में लेके जाती है। तो ये चैप्टर एक्चुअल में छोटा है। कार्बेलामाइन जिसको आप हाफमैन ब्रोमाइड और सिमेट रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शन हो गई है छोटी छोटी। इसमें से आपका व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन, यहां से फिर से वही क्वेश्चन बन जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन है और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किस तरीके से आपने इथिलेमीन बनाया, किस तरीके से एनिलीन बनाया, इन सभी को ऐड ऑन करने के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहीं से वो उठा के घुमा के पूछ देता। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा गुरुजी ने जो बातें कही थी सही है। और लास्ट चैप्टर है जिसको आप कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो जो बायोमोलिक्यूल है, इसमें जो बायो वाले बच्चे हैं थोड़ा सा अच्छा सा इसमें पढ़ पाते हैं, और जो ऐसा नहीं जो हमारा मैथ वाला बच्चा वो वीक होता है। बट एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो बायोमोलिक्यूल का मतलब ही है कि जो हमारा लगभग लगभग किससे जनरेट कर रहा हो, बायोलॉजी से। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी हमारी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, उसका किस तरीके से आपने टेस्ट किया, कहां से आपने निकाला बेटा, है ना बेटा, किस तरीके से हमारी क्या निकाला बेटा, किस तरीके से आपने निकाला, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो सारे के सारे। ये हमारे स्ट्रक्चर है, टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्रक्टोज के भी आने चाहिए। हमारे पास हार्मोन भी बेटा पढ़ना है आपको, ज्वेटर आयन, आपका प्रोटीन, प्रोटीन तक आपको सारी की सारी बातें याद होना चाहिए। एक चीज और है बेटा, विटामिन है, आपको विटामिन भी पढ़नी है ना बेटा। आपको डीएनए आरएनए पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अभी और आई थिंक होंगे, यहां पर देखो, ये देखो विटामिन है, फिर बेटा पेप्टाइड बॉन्ड है, और हमारे पास डिन्यूट्राइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, इनको भी पढ़ना। डीएनए आरएनए पढ़ लो। और इतने वो टॉपिक्स हैं जो बायोमोलिक्यूल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप सो हमने ये जो सारा का सारा एक निचोड़ बताया कि आपके केमिस्ट्री में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार हमारा यूपी बोर्ड पूछवाता है, और कहीं ना कहीं इनको अगर आपको सारी की सारी जानकारी हो जाए, एक एक जानकारी पर चैप्टर को, अब आपको टैकल करना है। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूं किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं हमारे पास है, थैंक यू स्लाइड। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको एक टिप्स देके चला जा रहा हूं, बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी मेहनत कैसी रंग लाने वाली। सबसे पहले आपको क्या करना है,
मेरा मानना ये था, मैं अपना व्यू बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ा करता तो क्या होता था। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि इनऑर्गेनिक थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा हमने फिजिकल पढ़ा, फिर थोड़ा सा हम फिर थोड़े से बड़े तो फिर हम ऑर्गेनिक में चले गए या फिजिकल में चले गए। हम अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। जब भी आप पढ़ोगे, अगर आपको फिजिकल पढ़ना है तो पहले फिजिकल पढ़ो, क्योंकि जब हम फिजिकल पढ़ रहे होते हैं तो हमारा माइंड सेटअप होता है न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या थ्योरी होता है, क्या फार्मूला होता है। तो मेरा माइंड है, अपने माइंड को, अपने माइंड के गेम को कैसे खेलना है वो भी आपको समझना है। तब जब आपका फिजिकल लगे कि हमारा एक चैप्टर मक्खन है, तब आप नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का उठा सकते हो। लेकिन मैंने जब तैयार किया था तो मैंने ऐसे ही किया था, पहले फिजिकल सारी खत्म करी थी, क्योंकि हमने सेट कर लिया था फिजिकल का एक एक चुन चुन के सारी चीजें मैं खत्म करूंगा। फिर इनऑर्गेनिक को मैंने किया, फिर हमने किया ऑर्गेनिक को। तो ऑर्गेनिक को जब आप करते थे, जब मैंने किया ऑर्गेनिक का शुरू, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले फिजिकल करो फिर और टच ही ना करो ऑर्गेनिक को। आप एक एक चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि यार पहले ऑर्गेनिक हमारी कठिन लगती है तो पहले एक काम करते हैं ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं, बट फिर फिजिकल अभी उस दिन टच नहीं करना है, क्योंकि हमारे माइंड में फिजिकल जैसे ही टच में आई तो वो इजी लग रही होती है। कुछ बच्चों के इनऑर्गेनिक इजी लग रही होती है क्योंकि वो रट लेते हैं। ऑर्गेनिक में जो नंबर ऑफ रिएक्शंस है वो याद नहीं होती, थ्योरी याद नहीं होती, तो उनको बार बार आप देखने की कोशिश करो। जो हमारे पास रिएक्शन है उनका बनाने का मैकेनिज्म, उनका तरीका, उनकी क्या क्या क्रियाविधि है, किस किस के तरीके से होती है, उनको बार बार लिखो। और ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको बार बार लिखने से आती हैं, देखने से नहीं। तो जब ऑर्गेनिक लगाओगे तो आपके मन में जो केमिकल रिएक्शंस है बार बार रिपीट करनी होती है। ये माइंड का गेम है मेरे भाई। तो आपसे बस यही कहेंगे, एक एक दायरा आपको, एक एक दीवार आपको, एक एक घड़ा चुन चुन के आपको भरना है। अपने दिमाग में किस तरीके से फीड करना है वो आप पर डिपेंड करेगा। कुछ बच्चे एक साथ सारी की सारी चीजें, पता चला 15 मिनट फिजिकल, 15 मिनट उन्होंने डिवाइड किया टाइम टेबल के हिसाब से, 15 मिनट ऑर्गेनिक, और 15 मिनट नहीं 20 मिनट आधा घंटा लगा दिया ऑर्गेनिक। ऐसे नहीं करना है, आपको एक चैप्टर का टारगेट करना है। जैसे हमने आज टारगेट किया कि हम आज फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही रहेगी जब तक 2 बज जाए 3 बज जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, काम पूरा करके लाएंगे। चलिए भाई, तो इस वीडियो को हमारा मेन मोटो था आप तक पहुंचाना कि आपको बोर्ड एग्जाम में वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और आपको याद करना है। अब ऐसे ही पढ़ेंगे, आपकी जो भी डिमांड होगी प्रॉपर तरीके से अच्छे से किया जाएगा। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वो दायरा को लेके जो आपको चाहिए। चलिए, सभी लोगों को सब्बा खैर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।